Hello and welcome to this beautiful episode of interview series that is called Parichay. Like every time, today we have a very beautiful personality, a very intelligent personality amidst us, none other than Professor Sanjeev Panavat. So welcome. नमस्कार। He has been into academics for so many decades now. Former head, Department of Journalism and Mass Communication, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड यू हैव ट्रैवल्ड द एंटायर कंट्री। पूरे देश में आपने इतनी यात्राएं की, एकेडमिक यात्राएं की एंड देश में जितने प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं हमारे मास कम्युनिकेशन में, लगभग अगर कहा जाए कि सबके करियर निर्माण में आपका कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन रहा है, हाथ रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मेरे आप गुरु हैं जो भी मैं जानती हूँ, जो भी मैंने सीखा है वो आपसे ही सीखा है। तो आज फकीर मोहन विश्वविद्यालय में जो 2 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं मीडिया पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में, उसमें आप हमारे आमंत्रण पे आए हैं और हमने ये मौका बिल्कुल नहीं जाने दिया आपको इस स्टूडियो में इनवाइट करके हमारे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाने की जो कोशिश है। कैसा लग रहा है आपके यहाँ आके? देखिए स्मृति, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस बेहतरीन श्रृंखला की शुरुआत के लिए, जिसके माध्यम से आपने देश के अलग अलग अंचलों से यहाँ आए हुए विशेषज्ञों के साथ उनकी जो विशेषज्ञता है उसके आधार पर वो बातचीत की है। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से विद्यार्थियों को एक नई दृष्टि और दिशा मिलेगी सोचने की। जहाँ तक आपने कहा कि एक शिक्षक के रूप में मैं किस तरह से महसूस करता हूँ, तो मुझे लगता है किसी भी शिक्षक के लिए बहुत बड़े सुकून की बात हो सकती है जब उसका किंचित भी योगदान अपने किसी विद्यार्थी, मित्र या शुभेच्छु, परिचित, कुछ भी नाम दे लीजिए आप, उनके उस करियर निर्माण में, उनके उस विकास में, उनको राह दिखाने में कहीं कोई योगदान महसूस करता है या अपन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने जो स्नेह सम्मान दिया है, यहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि आपके साथ एक बहुत लंबी अकादमिक पारी जयपुर में रही, फिर आप अहमदाबाद में रहे, वहाँ भी किसी न किसी रूप से मिलना होता रहा। और जब फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी में आए, फ़कीर मोहन नाम सुन के ही एक रोमांच की अनुभूति होती है। एक ऐसी शख्सियत जिसने उड़िया भाषा के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो कवि, कथाकार, पत्रकार, क्या उसके जीवन के व्यक्तित्व के पहलू नहीं थे, उस महान आत्मा या उस महामानव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए सरकार ने बालेसर, जिसको मिसाइल नगरी कहा जाता है, यहाँ ये विश्वविद्यालय खोला। और तुम्हें एक अवसर मिला यहाँ काम करके अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमताओं को यहाँ दिखाने का। और जितना मैं अपनी बातचीत के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और जो मीडिया में लोग काम कर रहे हैं उनके माध्यम से जितना मुझे जानकारी मिली है, जिस तरह से आपने यहाँ पर काम किया है, निश्चित रूप से वो किसी भी शिक्षक के लिए बहुत बड़े सुकून की बात हो सकती है। और किसी भी शिक्षक के लिए ये भी बहुत गर्व की बात है कि अपने विद्यार्थी के साथ वो मंच शेयर करता है या इस तरह का एक इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से जिस तरह की अनुभूति हो रही है वो शब्दातीत है, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक आतुरता से प्रतीक्षा थी कि 3-3.5 साल का समय जो व्यतीत हो गया है, काश ऐसा मौका मिले कि मैं स्वयं आकर के आपके उस कार्यस्थल पर आ सकूं, आपके विद्यार्थियों को काम करते हुए देख सकूं इस खूबसूरत परिसर में जो प्राकृतिक दृष्टि से इतना सुंदर है। और जिस तरह से आपने अपने विभाग को पिछले 3 साल में विकसित किया है, एक आधारभूत ढांचे को विकसित किया है और मीडिया की एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी, आपको तो सुनने से ऐसा लगता है कि सुनते ही जाए। शब्दों को जो एक माले में जैसे मोती पिरोते हैं, उस हिसाब से जिसे पिरो देते हैं आप, तो ऐसा ही लगता है कि सुनते ही जाएं। पर प्रश्न भी आ रहा है, तो प्रश्न भी मुझे पूछना है। आपका जन्म और आपकी जो शिक्षा दीक्षा वो राजस्थान में, जयपुर में रही। आपके माता जो है वो भी शिक्षक थी, वो प्रिंसिपल थी। उनके पिता जो है प्रोफेसर नरेंद्र भानावत, उनकी किताबें हैं हिंदी के, वो प्रोफेसर रहे। तो एक पूरे घर में एक अकादमिक माहौल में पला बड़ा शिक्षा लेने वाले व्यक्ति को आज जिस नाम से, मीडिया गुरु के नाम से, मीडिया के विशेषज्ञ के रूप से हम पूरे देश भर में जानते हैं, आपकी सफलता का श्रेय किसे जाता है? ये ऐसा है, जहाँ तक जन्म की बात है, वो जन्म मेरा उदयपुर में हुआ जी।
उसके बाद सारी शिक्षा और दीक्षा जो भी आप कहें वो सब जयपुर में हुआ, वहीं रह करके पढ़ाई की। और ये सही है कि जो कुछ आज मैं कर पाया उसमें जो पारिवारिक माहौल मुझे मिला, मेरे माता पिता के साथ तो जीवन का बहुत संघर्ष रहा, भारी अभावों में रह करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और मेरी दादी बिल्कुल अनपढ़ थी, दादा थे नहीं, बहुत जल्दी ही, मतलब जब मेरे पेरेंट्स बहुत छोटे थे तभी उनका निधन हो गया था। ऐसी स्थिति में वो सेल्फ मेड थे, तो उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रतिभा क्षमता के बल पर एक पहचान बनाई, पिताजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, माँ की शादी जब वो 8th क्लास में थी तब हो गई थी, शादी के बाद PhD किया। तो मुझे लगता है कि उनकी जो संघर्ष पूरी गाथा है, मेरे अंकल स्वयं लोक साहित्य के, उनमें उनका बड़ा अपूर्व योगदान है, 100 से अधिक पुस्तकें हैं। तो ये जो पारिवारिक माहौल मुझे मिला, शायद शब्दों के संस्कार और काम करने का जुनून मैंने उन्हीं से सीखा परखा, क्योंकि उनको भी मैंने देखा किस तरह से अपने उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। कैंसर हो जाने के बाद भी वो अंतिम समय तक, जब तक उनमें सामर्थ्य था, कुछ न कुछ काम करते रहे, साहित्य साधना में वो लीन रहे। तो शायद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन पुण्यात्मा का ही मेरे पर एक असर आया है कि मैं जो कुछ अपने क्षेत्र में विनम्र योगदान दे सका, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनकी प्रेरणा, जीवन काल में तो पेरेंट्स की, अभिभावकों की आशीर्वाद रहता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जीवन के बाद भी कहीं न कहीं वो हमारे साथ, हर पल में उनकी उपस्थिति अपने आसपास महसूस करता हूँ। और शायद यही कारण है कि जो जुनून जिजीविषा मुझे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो शायद अभी भी उन्हीं से मिलती है। जी, जो काम करने की ऊर्जा की बात आपने कही, मैं खुद देखती हूँ आपके सारे जो पोस्ट्स हैं फेसबुक पे और इंस्टा पे, और हमारे जो एकेडमिक जो ग्रुप्स हैं, मीडिया एकेडमिक ग्रुप्स हैं, उसमें भी देखते हो। तो कम्युनिकेशन टुडे एक जर्नल है जो सिंगल हैंडेडली आप कई वर्षों से, दशकों से आप उसे प्रकाशित करते आए हैं, और देश का एक जाना माना जर्नल है, मीडिया जर्नल है। और शायद ही कोई हमारे मीडिया एजुकेशन में होगा जिसने उसमें आर्टिकल छपवाया नहीं होगा अपने पूरे अकादमी की यात्रा में। तो इसके लिए भी आप खुद ही लगे रहते हैं इस पे निरंतर? देखिए, कम्युनिकेशन टुडे का जो पृष्ठभूमि है प्रकाशन करने की, वो थोड़ा सा पीछे लौटना पड़ेगा, और वो वर्ष है 1996। कोलंबो में दक्षिण एशियाई मीडिया शिक्षकों का एक सम्मेलन था। संयोग से एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने वो आयोजित किया था और मुझे भी उसमें सहभागिता करने का अवसर मिला। तो जब वो पैरेलल डिस्कशंस चल रहे थे, उस समय एक विचार आया कि हमारे देश में, विशेषकर भारत में, मीडिया के क्षेत्र में जर्नल्स का भारी अभाव है। पता नहीं कौन सी ताकतें, शायद मुझे उस समय ऐसी कौन सी प्रेरणाएं थी जिन्होंने मुझे कहा कि भाई संजीव, तुम एक जर्नल निकालो। और मैंने वहाँ कमिटमेंट किया कि मैं हिंदुस्तान लौट करके जर्नल निकालूंगा। यहाँ आया, प्रक्रिया शुरू की मैंने, टाइटल मुझे मिल गया RNI से, और मैंने वो यात्रा शुरू की। नेचुरली किसी भी उसको संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष आते हैं। मैंने 200-250 मित्रों से 250 रुपए का सब्सक्रिप्शन वसूल किया। तो कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुझे ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला। फिर अगले साल 250 की जगह 200 रह गए, 150 रह गए, क्योंकि मैंने हर मित्र से, वो भले एकेडमिक्स में है कि नहीं है, बिजनेस में है, कुछ भी कर रहा है, सबसे लिया। तो वो जो मेरी यात्रा हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभ संकल्प से शुरू किया गया कोई कार्य कभी खत्म नहीं होता है। मुझे न जाने कहाँ कहाँ से इस तरह का सहयोग मिलता गया। और दूसरा, मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे किसी तरह के दूसरे शौक नहीं है। ना स्मोकिंग का है, ना किसी चाय का एडिक्शन है, ना ड्रिंक्स का एडिक्शन है, ना होटल्स का, ना सिनेमा का। मेरा एडिक्शन, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है। और उसी कारण से पिछले 27 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशन कर रहे हैं। 28वां वर्ष ये है, और इसका जो पहला अंक है वो संयुक्तांक है, और हमने रेडियो पर स्पेशल इशू निकाला है। और इससे बड़ा संयोग या प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि जो आप कल यहाँ एक इंटरनेशनल मीडिया कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो जब मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इस मंच का उपयोग कम्युनिकेशन टुडे के लिए किया जाए और उसको कल अपन रिलीज कराएं। और दूसरा एक संयोग यह है कि पिछले कुछ वर्षों से आप भी मेरे इस प्रकाशन यात्रा के साथ जुड़े हैं, इस संपादकीय यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि गुरु शिष्य का ये संबंध एक सार्वजनिक मंच पर उस अंक के लोकार्पण
पदार्पण के माध्यम से कहीं और प्रगाढ़ता को कायम कर सके और इसके साथ साथ कहीं हमको और प्रेरित कर सके कि जो अभियान हमने चलाया है वो इसी प्रकार जीवन के अंतिम क्षण तक निरंतर चलता रहे। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि देश भर के मीडिया मित्रों ने भरपूर मुझे लेखकी सहयोग दिया है। जब जब जिससे भी अनुरोध किया है स्पेशल इशू निकालने के लिए, करीब 10-12 इशू निकाले हैं स्पेशल अपन ने, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है और शायद ये उनका सहयोग, शुभकामनाएं, आशीर्वाद और जो पूरी मेरी संपादकीय टीम है उनका समग्र रूप से प्रभाव है कि ये यात्रा अनवरत रूप से जारी है और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में किसी प्रकार से कोई अवरोध इस यात्रा को रोक सकता है। जी, और मैं ये अभी मेरे मन में यही बातें आ रही थी कि आप पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े रहे, यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन में आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई सारे प्रोग्राम्स कराइए, स्पेशली ट्रेन द ट्रेनर्स के वो पूरी सीरीज़ चली, एंड देन जर्मन जो एक संस्था है FES उसके कोलैबोरेशन से आपने कई रीजनल सेमिनार्स कराए। विश्वविद्यालय में कॉम्पेयरिंग का जो दायित्व है बड़े समारोहों का, वो आपने वर्ष आपने वो दायित्व निर्वहन किया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं, अभी भी जो यूट्यूब पे सारी जो फिल्में हैं, बहुत सारे जो साक्षात्कार के और किसी एक इम्पॉर्टेंट अगर कोई इवेंट है या दिन है उसको लेकर के भी आप ये वीडियोस बना रहे हैं, खुद एडिट भी कर रहे हैं। तो प्रोफेसर संजीव भानावत को थकान नहीं होती? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी कोई इस तरह की यात्रा शुरू होती है तो एक जुनून के साथ होती है, नहीं तो शुरू होती है और खत्म हो जाती है। हमने कई जर्नल्स देखे, 2 साल छपे, 1 साल छपा और बंद हो गए। तो ये अचानक जो जिस तरह का किसी को एक प्रेरणा मिलती है और शुरू होता है तो फिर वो चीज़ें नहीं बढ़ पाती हैं। मुझे सेवानिवृत्ति के आज लगभग 6 वर्ष होने आ गए हैं, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है, निराशा नहीं होती है या ऐसा नहीं लगता है मुझे कि कहीं इन चीज़ों को रोक दिया जाए। बहुत अच्छा समय है, परिवार के साथ बिताएं, वो समय भी बिताते हैं, घूमने भी जाते हैं, पर्यटन भी करते हैं, वहाँ भी जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि रिसर्च की जाए और फिर उस स्थान के बारे में फिर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मित्रों को बताएं और साथ ही साथ अपनी भी एक डायरी तैयार होती चली जाए जीवन की। तो रिटायरमेंट के बाद भी मैंने यही सोचा कि मतलब रिटायरमेंट के पहले की थोड़ी सी बात करूं, जैसा आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, चूंकि मैं अकेला था डिपार्टमेंट में और एक जुनून मेरे पर सवार रहता था, जो भी कोई काम है तो पूरे डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करना, फिर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको करियर निर्माण के लिए मैंने ये कोशिश की कि जितना मेरा संपर्क का दायरा विस्तृत होगा उतना ही विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। तो मैं उनको साथ ले लेकर के अपने जाता था इस तरह के जो एकेडमिक आयोजन होते थे। मैं फिर यही कहूँगा कि ये शायद मुझे ईश्वरीय वरदान मिला कि इतनी सारी एजेंसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया और इस काम में आगे बढ़ने के लिए भरपूर सहयोग दिया, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर सपोर्ट हो या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर सपोर्ट हो। हमने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, हमने यूनिसेफ के साथ काम किया, UNFPA के साथ काम किया, हंगर प्रोजेक्ट के साथ काम किया, कितने NGOs के साथ काम किया, विद्यार्थियों को कितनी जगह बाहर में घूमने के लेके गया, DST के साथ काम किया, हमने साइंस कम्युनिकेशन के पेपर डेवलप किए, डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे किया, कितनी तरह के PROs को ट्रेन किया, पत्रकारों को ट्रेन किया। एक बहुत बहुत बड़ा इसका ये है, मैंने तो पूरा का पूरा एक प्रकाशन निकाला है मेरी इस यात्रा का और अपनी जो वेबसाइट है कम्युनिकेशन टुडे की, communicationtoday.net, उस पर ये सारी जानकारी डाली है। फिर कोविड काल में जब एक डर बैठ गया था, आशंका हो गई थी कि सब कुछ थम जाएगा, मुझे लगा नहीं, एक जो नया विकल्प आया है ये जो वेबिनार्स करने का, तो हमने सोचा कि मीडिया के विषयों को लेकर एक निरंतर वो शुरू किया जाए और आप स्वयं कम से कम 4-5 जो हमारी वेबिनार्स हैं उसमें सहभागिता कर चुके हैं और उस सारे डिस्कशंस को, मुझे लगता है कि मेरा एक योगदान ये भी है कि जो काम किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी साथ के साथ किया जाए, कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाए। तो उसको हमने, उसमें भी पैसा तो खर्च होता ही है जब आप ये सब्सक्राइब करते हो, तो मैंने उन सब आयोजनों को किया, रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पे डाला। धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश भी की, है ना। अपनी सीमाएं हैं, जो हमारी इस तकनीकी जितनी समझ है, बच्चों से, विद्यार्थियों से पूछ करके मैंने इस दिशा में कुछ करने का कोशिश की है और एक बहुत मुझे सुकून मिलता है कि मैंने सारे जो हमारे कम्युनिकेशन टुडे अंक हैं इनको डिजिटलाइज करवा दिया है और वेबसाइट पर डाल दिया है। मैंने अपने थीसिस को डिजिटलाइज करा दिया, पेरेंट्स की बुक्स को मैंने करा दिया। तो कोशिश ये की है कि ये जो ज्ञान का खजाना है ये यहीं कैद नहीं रहे। एक और मैंने माता पिता की स्मृति में लाइब्रेरी बनवाई, 13,000 किताबें, उनका PF ग्रेच्युटी का पैसा उधर लगा दिया और दूसरी और मैंने उन पुस्तकों को डिजिटलाइज करवा के
वेबसाइट पर डाल दिया ताकि जो भी इच्छुक मित्र है, भौगोलिक दूरियां खत्म हो गई जी। जो हमारी भाषा प्रतीकों को समझ सकता है वहां तक हमने पहुंचने की कोशिश की है इस नई तकनीक का सहारा लेके। तो इसमें से जो फीडबैक मिलता है वो ही शायद इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और रुकने नहीं देता है वो। मुझे लगता है यही इसका रहस्य है। जी। हम इस जो परिचय सीरीज है इसमें जो हमारे गेस्ट हैं हम उनको ये ज़रूर पूछते हैं कि भाई आपके इस पूरे जीवन में आपके कुछ मूल मंत्र हमें दीजिए। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो मित्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस कार्यक्रम को देखते हैं। पर आज मैं आपसे ये पूछने के बजाय मैं खुद ही बोलूँगी, क्योंकि मैंने आपके जीवन को इतने क्लोजली मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आपकी यात्रा को देखा है, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। और मैं कहूँगी कि सर के कुछ जो पॉइंट्स हैं जो हम सबको अनुसरण करना चाहिए, वो पहला तो हमेशा कुछ नया सीखने की जो ये जो चाह है कि जिज्ञासा का भाव, समथिंग न्यू, to have that passion to know something new. Second is कि when you make your work as your passion, I mean whatever you're passionate about, अगर उसको ही उसी में आप काम करें तो वो काम नहीं लगेगा, वो बोझ नहीं लगेगा, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो सर आप इतनी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आई थिंक द मेन थिंग इज़ दैट यू एंजॉय दिस एंटायर थिंग। मेमोरीज बनाना, उसको डॉक्यूमेंट करना, अलग अलग फोरम्स पे डालना, इंटरव्यू लेना या इंटरव्यू देना, इन द एंटायर प्रोसेस वन थिंग विच वी कैन अंडरलाइन इज कम्युनिकेट, टॉक, एक्सप्रेस, शेयर। तो आई थिंक मुझे लगता है छोटी छोटी बातों में खुश रहिए, उसको पूरे जुनून के साथ जीने की कोशिश कीजिए, जिसको आपने पैशन कहा। और एक मुझे लगता है कि बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि कभी अवसाद के शिकार नहीं बने। जीवन में उत्थान पतन होता है। मेरी यात्रा सहज नहीं रही, बहुत सारी चुनौतियां मुझे मिली हैं, उनका समय नहीं है जिक्र करने का। किन चुनौतियों में, सरकारी तंत्र में काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सेवानिवृत्ति आपकी सही तरीके से हो जाए ये भी बड़ी उपलब्धि है, किसी तरह का कहीं कोई रोड़ा नहीं अटका। तो इन सारी चुनौतियों के बीच में, और एक बार जो मैं कहता हूं अपने विद्यार्थियों से, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड। हम पूरे परफेक्शन की चाह में कभी कुछ नहीं कर पाए। काम करते रहिए, आलोचना प्रत्यालोचना को आप एक अच्छे स्पिरिट में लीजिए, और अगली बार कुछ काम करें उसको और बेहतर करने की कोशिश करें, तो शायद इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। आलोचना होगी, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आलोचक नहीं हो। उस आलोचना को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लीजिए, जो अपनी गलतियां हैं स्वयं मूल्यांकन कीजिए, और फिर अगले दिन कुछ उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। जब हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच जाते हैं किसी एक मुकाम पर, तो हमारे पाँव के नीचे के जो छाले हैं वो किसी को नहीं दिखते हैं। हमारी चेहरे की मुस्कान जरूर दिखती है और हमें तालियों की गड़गड़ाहट जरूर सुनने को मिलती है, पर हमारे पाँव के नीचे जो छाले हैं वो किसी को नहीं नजर आते। उसके लिए परिवार ने कितना सेक्रीफाइस किया और लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया वो मैं ही समझ सकता हूँ। अकेले रोए या बिल्कुल। बट द थिंग इज दैट यू गैदर योरसेल्फ, यू गेट अप एंड फेस द न्यू डे विद न्यू स्पिरिट एंड न्यू एनर्जी। सो सर मन तो नहीं कर रहा है ये बातचीत तो समय की अपनी सीमाएं हैं। एग्जैक्टली हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे आज हमें विदा लेना होगा आपसे और हमारे सभी मित्रों से। एंड मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी व्यस्तताओं के बीच कॉन्फ्रेंस की अपनी तैयारियां सारी उसके बीच समय दिया और मुझे अपनी कुछ बात, मन की बात कहने का मौका दिया। मेरी ओर से भी आभार, शुभकामनाएं। With this promise that in the next episode we will have one beautiful personality again amidst us in this studio. I take your leave, sir. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you. Friends, today here in our studio in this program of Parichay, we had guest with us, Professor Dr. Sanjeev Bhanapal, former head, Department of Journalism, Mass Communication, University of Rajasthan. We learnt about his experiences, we heard his stories, both of success and failure, and we had so many takeaways from this conversation. In the next episode, we'll be having another guest and some new learnings. Till then, take care and namaskar.